हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए मैग्नेटिज्म पार्ट 3। ओके, P100 फिजिक्स और मैं आपका SDP सर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म पार्ट 3। क्या क्या देख चुके हैं हम मैग्नेटिज्म पार्ट 3 में? तो मैग्नेटिज्म पार्ट 3 में हम लोग पूरा देख चुके हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एंगल ऑफ ड्रिफ्ट क्या होता है और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग मैक्सिमम देख चुके हैं। ओके, मुझे पूरा यकीन है कि आपका वो पूरा फर्स्ट क्लास तैयार हो गया होगा वहाँ तक। अब जहाँ तक हो गया है उसके आगे मैग्नेटिज्म पार्ट 3। ओके, कम ऑन द पॉइंट। लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर मैग्नेटिज्म पार्ट 3 में हम लोग लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि एंगल ऑफ ड्रिफ्ट क्या होता है। तो वेरी सिंपल पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय द एंगल ऑफ द ड्रिफ्ट? एनीवेयर द इंक्लिनेशन ऑफ एनी मैग्नेट विद द हॉरिजॉन्टल। तो जो इंक्लिनेशन होता है यानी कि जो एंगल होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एंगल ऑफ ड्रिफ्ट कहते हैं। किसी भी स्थान पर यदि किसी बार मैग्नेट को या करंट कैरिंग सॉलिनॉइड यानी धारावाही परिनालिका को यदि बीच में बांध करके हैंग कर दिया जाए तो हॉरिजॉन्टल से वो जितना एंगल झुकता है उसी को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ ड्रिफ्ट। क्लियर? एंगल ऑफ ड्रिफ्ट कहते हो। तो अब वहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं पीछे वीडियो में क्या निकाल चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल फील्ड क्या होती है, वर्टिकल फील्ड क्या होती है और रिजल्टेंट फील्ड क्या होती है। तो रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकालते हो? रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकालते हैं आप? BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। BV इक्वल टू क्या है भाई? जल्दी बोलिए, रिवाइज कर लीजिए फटाफट। BV बराबर क्या है? BV इक्वल टू BE साइन थीटा है। ओके, अब ये थीटा को वहाँ पर लिखा गया होगा BE साइन डेल। तो कोई जरूरी नहीं है डेल लिखने में आपको दिक्कत होती है कोई भी, तो आप थीटा लिख दीजिए वहाँ पर, समझते रहिए कि हाँ थीटा हमारा क्या होता है। ओके, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप थीटा वहाँ पर थीटा ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही BH बराबर क्या होता है? BH बराबर BE कॉस डेल। क्लियर? यहाँ पर भी आप क्या ले सकते हैं? BH इक्वल टू BE कॉस थीटा आप मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो BE यहाँ पर क्या हुआ? BE साइन थीटा ले सकते हैं। अब आपको बताना है रिजल्टेंट फील्ड। तो रिजल्टेंट फील्ड BE बराबर कितना होता है? BB का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट पर आप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को बता सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। कोई मैग्नेट का इंक्लिनेशन, कोई मैग्नेट आपने हैंग किया है कहीं पर किसी भी स्थान पर, तो यह मैग्नेट की एक्सिस एंड यस, तो ये है मैग्नेट की एक्सिस जो मैग्नेट को ठीक बीच से पास करेगी, दैट इज द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। तो एक्सिस देखिए, अब हॉरिजॉन्टल लाइन और मैग्नेट की एक्सिस, इन दोनों के बीच का जो एंगल था वही क्या था? थीटा। आपने इसको क्या माना था? डेल। क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है? एंगल ऑफ ड्रिफ्ट कहलाता है। क्लियर? चलिए, तो ये सारी बातें हो चुकी हैं, अच्छी तरह से वहाँ पर सब तैयार कर लीजिए। ये क्या था? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। यही मीन्स कि जो मैग्नेट का इंक्लिनेशन होता है, जो मैग्नेट की एक्सिस होती है, किसी भी स्थान पर मैग्नेट की एक्सिस हमेशा उस स्थान के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा प्रदर्शित करती है, शो करती है। क्लियर? चलिए, तो ये कंपोनेंट कितना हुआ? एंगल के सामने है तो इसका हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, और ये कितना हो गया? BE, इसका कंपोनेंट BE क्या? साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक। इसी को आप लिखे होंगे BE साइन डेल लिखे होंगे। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लिखिए किसी भी फॉर्म में, लेकिन आपको याद रहे कि हाँ ये हम जो थीटा लिखे हैं वह क्या है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है कि ये एंगल ऑफ ड्रिफ्ट है। क्लियर? अपना हाँ कोई फिक्स नहीं है वैल्यू कि हाँ हम यही लिखें। यहाँ पर B है ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या लिखेंगे? BH बराबर क्या लिख सकते हो? BE कॉस थीटा लिख सकते हो, या क्या लिखे होंगे इसको? BE कॉस ना डेल लिखे होंगे ऐसे, तो कोई भी लिख सकते हो। क्लियर?
अब वहाँ पर पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्या डिस्कस कर चुका हूँ कि यदि इसको जिस प्लेन में यह है, देखो अब यहीं पे मैं डिस्कस कर दूँ, जिस प्लेन में यह होता है मैग्नेट, वह वर्टिकल प्लेन जिसमें मैग्नेट रखा रहता है, तुम उसको कहते हो मैग्नेटिक मेरिडियन। और जो जियोग्राफिकल मेरिडियन होता है वह होता है यह ना बैक साइड में इसके, ठीक। तो ये जो मेरिडियन देख रहे हैं आप, ये इतना पोर्शन, इसको कहते हो क्या, ये क्या है, जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन। इसको क्या कहते हो, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर हो गया। और यहाँ पर अब जो एंगल आया है, ये जो एंगल आता है आप जानते हैं, इन दोनों मेरिडियन के बीच में जो एंगल आता है उसको कहते हो, अब मान लो कुछ भी वहाँ पर माने हुए होंगे, वहाँ पर शायद थीटा माना गया था, हम लोग यहाँ फाई मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर। तो ये है, इसको क्या कहोगे, तो फाई हो गया कितना आपका, ये हो गया डिक्लिनेशन कहलाता है। क्लियर। या फाई को पूरा नाम इसका क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर। तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें हम लोग किस में डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 2 में ये सब डिस्कस हो चुका है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छी तरह तैयार हो गया होगा। आइए अब हम यहाँ से ठीक यहाँ से आगे निकलते हैं ना, आगे बढ़ा जाए। अब जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है उसको और इजी वे में कैसे लिखा जा सकता है, जो इजी वे में आपको समझ में आ जाए थोड़ा और अच्छी तरह से, तो उसको कैसे और लिखा जा सकता है। चलिए अब, और मैं अब उस मैजिकल कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूँ। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, कहीं पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये तुम्हारा नॉर्थ कौन सा नॉर्थ, जियोग्राफिकल ले लो, जियोग्राफिकल नॉर्थ ऊपर आपका है, ले लीजिए एन, ले लिया। ये नीचे आप ले लीजिए, ठीक इसके नीचे ले लीजिए साउथ, यस ले लीजिए, ले लिया। तो ये लाइन आपकी तो परमानेंट फिक्स है, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये फिक्स परमानेंट फिक्स है। किसी भी स्थान पर आप नॉर्थ स्ट्रेट नॉर्थ, तो नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली लाइन ले लिया आपने, स्ट्रेट ले लिया, क्योंकि नॉर्थ पोल ऊपर है साउथ पोल नीचे है, तो स्ट्रेट हम लोगों ने मिला दिया। अब उस स्थान पर कहीं पर भी ना, पृथ्वी पर कहीं पर भी, अब उस स्थान पर कंपास नीडल ले लिया और कंपास नीडल देखा कि वह कितना नॉर्थ शो कर रहा है, कितना डिग्री नॉर्थ शो कर रहा है। तो अब ये कौन सा नॉर्थ हुआ, आप इसका नाम लिखते हैं ना, इसको कहते हैं ट्रू नॉर्थ। ये ट्रू नॉर्थ यानी कि ये फिक्स है, ये ट्रू नॉर्थ है उस स्थान पर, या कह सकते हो कि जियोग्राफिकल नॉर्थ है या फिक्स नॉर्थ है, जो फिक्स है। तो ये तो फिक्स है। अब उस स्थान पर आपने एक कंपास नीडल ले लिया, या करंट कैरिंग सोलेनॉइड ले लिया, या कोई बार मैग्नेट ले लिया और उसको हैंग किया, या कंपास नीडल से देखा कि वो कितना डिग्री नॉर्थ शो कर रहा है। तो एक तो फिक्स नॉर्थ जियोग्राफिकल, और एक नॉर्थ डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट शो कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए चाहे वो कंपास नीडल हो, चाहे वो बार मैग्नेट हो ना, चाहे करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो, कोई भी हो इसमें से। तो सपोज करिए कि जो नीडल है ना वो शो कर रहा है, मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ बनाता हूँ। तो सपोज करिए कि हमारी नीडल है, हमने यहाँ पे रखा है इस नीडल को, और ये शो कर रहा है क्या, ये शो कर रहा है ऐसे, थोड़ा बड़ा बना देते हैं जो आपको क्लियर दिखे। एक कंपास नीडल है, ठीक, एक कंपास नीडल देखिए। अब यह ऐसे शो कर रहा है, तो ये ट्रू नॉर्थ वाली लाइन
और ये जो शो कर रहा है लाइन, ये कहाँ शो कर रहा है, देखिए यह लाइन शो कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन खींचिए यहाँ पर, ये शो कर रहा है, इसके द्वारा नॉर्थ यहाँ दिखाया जा रहा है। तो होगा क्या, स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, पीछे खींच दिया, और ये ट्रू। अब ये जो एंगल आया दोनों के बीच, इसको क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं यहाँ फाई, मैं मान ले रहा हूँ, तो सपोज करिए फाई। तो आपको यहाँ दो दिखाई दे रहे हैं ना, ये ट्रू नॉर्थ और ये अपरेंट नॉर्थ, अपरेंट नॉर्थ, या क्या कह सकते हो इसको, या दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ। हाँ, ये थोड़ा अच्छा तरह से बना लीजिए, इसको डायग्राम बनाइए फटाफट तुरंत। तो देख रहे हैं कि मेरिडियन से मैं अभी यही बात समझाया हूँ, तो मेरिडियन से आपको नहीं क्लियर हो रहा होगा कि मेरिडियन से क्या हुआ, लेकिन देख रहे हैं यह मैजिक ट्रिक, मैजिक कंसेप्ट, इससे तुरंत आसानी से समझ में आ गया कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है। क्लियर। तो जरा देखो बेटा, तो हाँ, अब ये कौन सा नॉर्थ हो गया हम लोग का, मैग्नेटिक नॉर्थ। यानी अब आप कहेंगे कि जो दो नॉर्थ हैं हमारे, एक तो हमारा ट्रू नॉर्थ है और एक हमारा अपरेंट नॉर्थ है, यानी कि जो हम मैग्नेट के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो देयरफॉर नाउ यू कैन से व्हाट इज दिस फाई, व्हाट इज दिस फाई, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब यदि हम लोग अपने देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर इसका जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है वह बहुत ही कम है, 0.46, तो 0.46 डिग्री। क्लियर। तो दिस एंगल फाई इक्वल टू 0.46 डिग्री। ओके, दिल्ली मीन्स कि इंडिया का एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बहुत ही कम है। तो मैं अभी डाटा आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा, नोट करा देता हूँ। सीबीएसई मीन्स एनसीईआरटी की बुक्स में जो डाटा दिया हुआ है, हमको वही डाटा यूज़ करना है, तो हम लोग अभी उस डाटा को यूज़ कर लेंगे। क्लियर। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हाँ एक पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि सीबीएसई का डाटा है, तो यहाँ पर आप नोट कर लें पॉइंट। नॉर्थ पोल, तो ये डाटा नोट कर लीजिए। नॉर्थ पोल के विषय में कहा जाए कि पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है ना, जो नॉर्थ पोल है वो उसका लोकेशन क्या है, तो उसका डाटा नोट करिए। कौन सा नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक का डाटा नोट करिए कि नॉर्थ पोल का लैटिट्यूड, तो नॉर्थ पोल का लैटिट्यूड बेटा, लैटिट्यूड इक्वल टू 79.74 डिग्री नॉर्थ, और एल्टीट्यूड क्या है उसका, एल्टीट्यूड, तो उसका हाँ लैटिट्यूड होगा बेटा। और अब है, हाँ अब नोट करिएगा कि लॉन्गिट्यूड क्या है उसका, लॉन्गिट्यूड ये है 71.88 डिग्री वेस्ट। तो हाँ, ये एक डाटा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ का एक डाटा है। इसको सीबीएसई का ये जो डाटा दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिए क्या है वो। हो गया। ऐसे ही साउथ पोल का देखिए, साउथ पोल, तो साउथ पोल का डाटा है बेटा। हाँ, अब ये जगह लगभग कहाँ पर है, नॉर्थ पोल। तो यह नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक है ना, वह नॉर्थ कनाडा,
कनाडा में पड़ता है। नॉर्थ कनाडा, साउथ यानी कि नॉर्थ पोल मैग्नेटिक, जो हम लोग इमेजिनरी मैग्नेट कंसिडर किए हुए हैं ना, कि अर्थ में एक इमेजिनरी, तो पूरा पार्ट 2 में पूरा सब कुछ एक्सप्लेन है, फिर वहाँ पे मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। ओके, सब कुछ वहाँ पर है। तो हम लोग क्या माने हैं वहाँ पर कि आयोनोस्फेरिक करंट इज द मेन कॉज ऑफ द आयोनोस्फेरिक करंट इज द मेन कॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म। आप इसमें क्या पढ़ रहे हो? अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से आई? तो अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से बेटा? ओके, तो अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से आई? आयोनोस्फेरिक करंट के द्वारा आई। वह कैसा प्रभाव डालता है? ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी के सेंटर पर एक बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है। जो काल्पनिक मैग्नेट है उसका साउथ जियोग्राफिकल नॉर्थ में है और उसका नॉर्थ जियोग्राफिकल साउथ में है। तो चूंकि जो काल्पनिक मैग्नेट ले रहे हो, आगे चैप्टर में EMI वाले चैप्टर में यही लाइनें सारी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, अच्छी तरह से सुनिए। तो जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, वह तो जब भी निकलेंगी तो काल्पनिक जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल से ही निकलेंगी, और नॉर्थ तुम्हारा जियोग्राफिकल साउथ में है। तो जियोग्राफिकल में बोलोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलती हैं वह किस दिशा को कब जाती हैं। तो तुम देखो तुम्हारा साउथ किधर है, जहाँ बैठे हो, किस तुम्हारा जो बैठे हो जहाँ पर, तो वहाँ से देखो अपना साउथ किधर है, आइडेंटिफाई करो जल्दी। हम बताओ अपना कहाँ है। तो मैं इस समय मैं ईस्ट, तब मेरा माउथ ईस्ट तरफ है, पूरब। तो राइट हैंड दिस इज द साउथ एंड दिस इज द नॉर्थ। तो मेरे राइट तरफ साउथ है और मेरे लेफ्ट तरफ नॉर्थ है, और मैं माउथ मेरा है किधर? ईस्ट। तो चलो मैं बताता हूँ। अब हमारे यहाँ पर जो मैं है, हमारे अकॉर्डिंग अब मैग्नेटिक लाइन्स किधर से निकल रही हैं? साउथ डायरेक्शन। तो तुम देखो कि तुम बैठे हो, साउथ तुम्हारा किधर है? ओके, तो चलो अब मान लो कि तुम्हारा इधर है, तो इधर से लाइन्स साउथ से, जियोग्राफिकल साउथ से यानी दक्षिण दिशा से लाइन्स निकल रही हैं और कहाँ जा रही हैं? नॉर्थ। कहाँ जा रही हैं? नॉर्थ। साउथ से निकल रही हैं और दक्षिण दिशा से निकल रही हैं और उत्तर दिशा में जा रही हैं और स्ट्रेट जा रही हैं। कैसे जा रही हैं? एपिसोड जस्ट पीछे वाला पार्ट 2 नंबर वहाँ अच्छी तरह से ठीक से पढ़ो वहाँ पे कि कैसे जा रही हैं। ठीक, तो अब देखे होंगे कि वहाँ पर अब 2 एंगल बहुत इंपॉर्टेंट थे, एंगल ऑफ डीप एंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ओके, अब एंगल ऑफ डीप या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, क्या डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप फिर से यहाँ पर रिवाइज कर दिया। ठीक, अब मैं यहाँ पे NCERT का डाटा आपको दे रहा हूँ कुछ। तो वह जो मैग्नेट है काल्पनिक, उसका नॉर्थ पोल पृथ्वी के किस स्थान पर है, और वह जो काल्पनिक इमेजिनरी, तो इमेजिनरी पोल है कौन सा पोल? इमेजिनरी साउथ पोल और इमेजिनरी नॉर्थ पोल, वो पृथ्वी के किस स्थान पर है, कहाँ पर है, कितना डिग्री उनका लॉन्गिट्यूड है, कितना डिग्री उनका लैटिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पढ़े होंगे भूगोल में, ज्योग्राफी में अच्छी तरह से क्या होता है ये। क्लियर? आ जाओ। अब जैसे बात इसकी रही, अब रही साउथ पोल की। क्लियर? तो मैग्नेटिक साउथ पोल कौन सा? मैग्नेटिक साउथ पोल। अब इसका डाटा क्या है तो नोट करिए, NCERT ने डाटा क्या दिया है इसके लिए, वही यूज करना है। तो लैटिट्यूड है 79.74, लैटिट्यूड 79.74। क्लियर? तो लैटिट्यूड 79.74। ओके, 79.74 साउथ और नॉर्थ है ना बेटा, तो यहाँ पे साउथ लिखेंगे, साउथ है यानी कि इतना डिग्री दक्षिण। ठीक, और क्या, और इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो देखिए कितना है, तो इसका लॉन्गिट्यूड है 108.22, 108। तो लिख दीजिए वहाँ पर कि ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड। तो लिखिए कि लॉन्गिट्यूड इसका कितना है, तो लॉन्गिट्यूड है 108 डिग्री, 108.22,
108.22 डिग्री ईस्ट। ओके, अंडरलाइन करिए, इस डाटा को याद रखिएगा। तो लैटिट्यूड 79.74 नॉर्थ पोल के लिए है, और लॉन्गिट्यूड उसका कितना है 71.8 वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट। ये क्लियर हो गए। अब साउथ पोल के लिए देखिए, साउथ पोल यानी कि साउथ पोल कौन सा, मैग्नेटिक साउथ पोल। तो इसका क्या है, इसका है लैटिट्यूड 79.74 साउथ, यहाँ पर नॉर्थ रहेगा तो यहाँ पर उतना ही साउथ है, और ये लॉन्गिट्यूड इसका 108.22। क्लियर हो गए। तो ये अच्छा, हाँ, अब ये स्थान कहाँ पर है, तो वह तो नॉर्थ कनाडा है, और ये अंटार्कटिका, ये कहाँ पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप जिसको बोलते हैं, अंटार्कटिका ना, अंटार्कटिका। तो सबसे ठंडा स्थान है ये अंटार्कटिका महाद्वीप। ओके, तो ये था यहाँ पर। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ डायग्राम बने हुए हैं, और वहाँ पूछता है कि विच वन इज करेक्ट। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि यह डायग्राम आ जाए आपकी एग्जाम में। क्लियर, क्योंकि इससे मिलता जुलता एग्जाम IIT एग्जाम में आ चुका है। क्लियर। तो आइए चलिए हम देखते हैं इसको, क्या है डायग्राम। चलिए अगला पॉइंट। हाँ, अब है हम लोग का पहला जो पॉइंट है, वह कह रहा है कि कहीं पर इस तरह से डायग्राम है, कह रहा है कि कहीं पर, अब यह 4 ऐसे ही डायग्राम बना देगा, ठीक, और यहाँ पर पूछ देगा कि विच वन इज करेक्ट या वन विच इज रॉन्ग, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस होगा। तो चलिए, इस तरह से बना हुआ है ये डायग्राम आपका, ये नंबर A है। और मैग्नेटिक फील्ड ओके, एक इस तरह से डायग्राम है, कह रहा है कि इज इट करेक्ट, यानी कि क्या है, सही है। दूसरा बना हुआ है डायग्राम देखिए B नंबर का, B number. So now you have to give your answer that this diagram is possible or not. For which? For magnetic fields. क्या यह magnetic fields is it possible? क्या संभव है? आइए नंबर 3 डायग्राम, नंबर 3 इज इट पॉसिबल, क्या संभव है, क्या है संभव है, नंबर C। क्लियर। हाँ, क्या है संभव है ये डायग्राम, D नंबर। हाँ, नंबर D।
स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल ही। मैं फिर से बना दूँ इसको। नो माइंड। ओके, तो आप क्लियर है कि ये क्या होता है, क्या होता है? तो क्लियर ही है, हमको पता चल रहा होगा क्या है ये, क्या है, क्या बोला? सोलिनॉइड। ओके, तो दिस इज सोलिनॉइड। करंट आई फ्लोइंग हियर। व्हाट इज द क्वेश्चन? इज इट इज करेक्ट? क्या सही है कि नहीं? तो आपको जो अच्छा लगे निशान मारिए। और कुछ लाइन्स हैं, और कुछ लाइन्स हैं जो, चलिए डी हो गया, ई नंबर, एक कोई स्पेस है एक, और यहाँ पर फील्ड दिखाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे इधर बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए मेरे साथ। बना लिया? हाँ, लाइंस बीच में लाइंस स्ट्रेट जा रही हैं, तो स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा हम लोगों का। हाँ, बीच में लाइन से कटेंगी नहीं, ये याद है, लेकिन यहाँ पे हमको जगह कम है तो मैं इसी में बना रहा हूँ। क्लियर? चलिए, हमारी आंसर कि विच इज करेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? मीन्स ये भी कह सकता है कि विच और रॉन्ग, कौन सा गलत है। जल्दी करिए, फर्स्ट ट्राई टू डू। यह इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है क्वेश्चन, और आईआईटी में आ चुका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है और मैग्नेटिज्म में भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर मैग्नेटिज्म की हम बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएगा। हो गया? एक डायग्राम और बना दें। ये हो गया, ई हो गया, तो ए बी सी डी, डी और इसको ई नाम दे दें। और एक डायग्राम आप और बना दें, एक इस तरह से, इस शेप का एक बार दिखाया जा रहा है। या यहाँ कहाँ बना दूं मैं? यहाँ बना देता हूँ, चलिए। इस शेप का एक बार मैग्नेट दिखाया जा रहा है। इस शेप का एक बार मैग्नेट है।
क्लियर? इस शेप का है बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है कोई, इस शेप में का बनाया गया है। And magnetic lines of forces are given like this. क्लियर? यदि और स्पेस होता तो हम लोग और बनाते, तो हम लोग 3 ही बना रहे हैं, इसलिए कि स्पेस का मैं बाहर हो जाएगा। तो क्लियर? लाइन इस तरह से दी हुई है, डायरेक्शन चेक करें, ऐसे दिया हुआ, ठीक? तो क्या, हाँ, ये मैग्नेट आपका इतना इधर, तो क्या ये जो दिया हुआ है ये मैग्नेट है, डार्क जो किया हूँ, हाँ, तो क्या ये सही है? निशान मार दें, यदि आपको सही लगता है तो निशान मार दें सही का, करेक्ट का। कौन कौन सा करेक्ट है इसमें से निशान मारिए। हो गया? और कहीं पर एक और डायग्राम दिया हुआ है, एक और डायग्राम दिया है, चलिए एक और भी ले लेता हूँ। तो ये हम लोग का हो गया DEF, इसको मान लें हम, F नाम दे दीजिएगा इसको, और यहाँ पे G नाम एक और डायग्राम बना दीजिए। हाँ, डायग्राम इसका थोड़ा ऐसे रहेगा। ओके, क्लियर? तो चलिए अब एनसीईआरटी की बुक में ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है भर दिए होंगे, कर चुके होंगे आप। हाँ, एक बार फिर से देख लीजिए तब मैं आंसर दूँ। हो गया? चलिए मैं साफ करूँ, आ जाइए। देखिए, ए नंबर, दिस नंबर इज ए, दिस नंबर इज ए, क्लियर? तो यदि यह इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो जानते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की पहली पहचान तो ये है कि को कहाँ से शुरू है कहाँ समाप्त है। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दिस पॉइंट, यू कैन नॉट 100%, you cannot say that this is the starting point and this is the eliminating point, ये आप नहीं कह सकते। बार मैग्नेट में होता क्या है कि नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती है और एस पोल में इंटर करती है, और पोल के और मैग्नेट के अंदर एस से एन को चलती है। क्लियर? क्लियर हो गए? क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स पढ़ रहे हो कि धुनाई हो रही है? धुनाई कर रहे बेटा। किसकी? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे बनती हैं, क्या, क्यों, कैसे। P100 फिजिक्स, ओके, जम के पढ़ो ना। फिजिक्स मुट्ठी में करो ज़बरदस्त तरीके से। फिजिक्स मुट्ठी में तो नीट और IIT अपने आप मुट्ठी में, अच्छी तरह से समझो बेटा। चलो फिलहाल तो पॉइंट चार्ज, यदि कोई चार्ज हो तो जानते हो कि चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज निकलती हैं और इन्फिनिटी को जाती हैं, और नेगेटिव जब चार्ज होता है तो इन्फिनिटी से आती हैं चार्ज के ऊपर। क्लियर हो ये बात? ठीक ऐसे ही मैग्नेटिज्म में क्या होता है, एन पोल से लाइंस निकलती हैं और एस पोल पर इंटर करती हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है
कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज क्लोज लूप बनाती है। क्लियर? तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो इक्वेशन हैं, गॉस इक्वेशन, तो इसीलिए देखो E.ds एक लाइन लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए पहले। तो इसीलिए E.ds गॉस इक्वेशन ये कहता है कि E.ds की वैल्यू होती है बेटा Q/ε0 होती है। ना कैमरे में है या नहीं? चलो मैं और कहीं लिखता हूँ, इधर आ जाइए। चलो यहाँ पे लिखता हूँ, चलो लिखो बेटा, यहाँ पे लिखिए तो ये बना लिए होंगे, हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ आ जाओ। तो E.ds इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल E.ds बराबर क्या होता है Q/ε0। क्लियर? जबकि B.ds बराबर क्या होता है 0। E.ds बराबर होता है Q/ε0 और B.ds बराबर होता है 0। अच्छी तरह से नोट करो, रेड पेन से लिखो, वहां पर लिखा। तो E.ds क्या बता रहा है, Q/ε0 क्या बताता है फाई मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? अब यहाँ पे क्या E.ds है Q/ε0 क्या बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगा और मैग्नेटिज्म वाले में मैग्नेटिक फ्लक्स बताएगा। आगे आए अभी पढ़ोगे EMI में फ्लक्स फर्क क्या होता है। तो B.ds इक्वल टू 0। तो क्यों 0 हुआ, ये सीधा कंपेयर करो। यहाँ पर है Q और यहाँ पर है 0। इसका मतलब कि Q के स्थान पर है 0। मीन्स क्या कि जानते हो अभी कल के एपिसोड में आपको बता चुका हूँ स्मॉल m और कैपिटल M में क्या अंतर है और कैसे तोड़ने पर मैग्नेटिक में क्या होता है। ये सारी बहुत 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 इंपॉर्टेंट सारी लाइनें हैं। एक लाइन अच्छी तरह से समझना, कॉपी में नोट करिए, ज़बरदस्त नोट बनाइए या टॉप करिए। ओके कम ऑन। तो जस्ट लाइक Q, जैसे वहाँ पे था Q, तो Q के स्थान पर जैसे उसमें होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में Q, तो मैग्नेटिज्म में हम लोग का क्या होता है स्मॉल m। मैग्नेटिज्म में क्या होता है बेटा स्मॉल m। NCERT की किताबों में कैपिटल M को स्मॉल m लिख दिया गया है। क्लियर? तो पढ़ाई करते समय जब NCERT की किताब खोलना तो आप दिमाग में श्योर रहे कि वह दैट इज नॉट स्मॉल m, दैट इज द कैपिटल M, बट रिटन इन द योर NCERT बुक्स स्मॉल m, दैट इज द रॉन्ग। क्लियर? तो हाँ, आप लिखना तो वही पड़ेगा, जानते हो कि NCERT की बुक में जो है वही लिखना वही पड़ेगा, लेकिन अपने याद करते समय दिमाग पर रखें कि जो वहाँ स्मॉल m लिखा हुआ है वो कैपिटल M होता है, यानी कि वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, नॉट पोल स्ट्रेंथ। अब हम यदि स्मॉल m यदि हम पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं, स्मॉल m को यदि हम मैग्नेटिक मोमेंट मान लेते हैं, तो पोल स्ट्रेंथ किसको मानेंगे, है ना? तो इसलिए दोनों को अलग अलग अच्छी तरह से। चलो तो ओके, तो जहाँ पर यहाँ पर स्मॉल q है वहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर 0 आया हुआ है। स्मॉल q यहाँ पर 0 है, मीन्स क्या कह रहा है, मीन्स वो ये कह रहा है कि अच्छा पोल की सिमेट्रिक किससे मैग्नेटिज्म में स्मॉल m से, है ना? स्मॉल m से। ये क्या था बेटा, क्या बोलते थे मैग्नेटिज्म में इसको पोल स्ट्रेंथ बोलते थे ना, ये पोल स्ट्रेंथ था। इसका मतलब ये हुआ कि पोल स्ट्रेंथ नहीं है, पोल स्ट्रेंथ का मान 0 है, m बराबर 0 है। 0 है तो जब m बराबर 0 तभी हो सकता है जब वहाँ पर पोल हो ही ना। यदि पोल होगा, यदि जैसे मान लो n पोल है तो n पोल है तो फिर वहाँ पर क्या होना है, वहाँ पर स्मॉल m 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि m का होना ही तो n पोल कहलाता है ना, क्योंकि स्मॉल m ही तो n पोल है ना, स्मॉल m ही तो n पोल की शक्ति पावर है ना। बात समझा? अच्छा, और यदि ये कह रहे हो कि स्मॉल m 0 है, इसका मतलब कि न n पोल है न s पोल है, तो दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो कि दिस इक्वेशन शो दैट नाइदर देयर n पोल नॉर s पोल, ना ही n पोल है ना ही s पोल है, यानी कि कोई पोल नहीं है। मीन्स क्या, दूसरे शब्दों में अब मीन्स क्या कि क्या मैग्नेट का एक सिंगल पोल पाया जा सकता है, तो ये आंसर हुआ नहीं। तो यह इक्वेशन क्या शो कर रहा है, तो यह इक्वेशन शो कर रहा है, लिख दो वहाँ पर, अब यहाँ पर लिख दीजिए अलग से,
हाँ यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखे, मैं बोल रहा हूँ बी डॉट डी एस इक्वल टू 0 सो दैट सिंगल पोल इज नॉट पॉसिबल। यह क्या शो कर रहा है? सिंगल पोल इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया? एक्सप्लेन, हाँ एक्सप्लेन अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना? तो बी डॉट डी एस का मतलब क्या निकला कि सिंगल पोल इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब आ जाओ अपने पॉइंट पर। तो अब जा देखो भाई, अब ये बात रही कि हम लोग पहले वाले को डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट विल बी द आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर योर आंसर इज दिस इज द नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज सिंगल पोल इज नॉट पॉसिबल। सिंगल पोल इज नॉट पॉसिबल जस्ट लाइक द चार्ज, सिंगल पोल इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर जब चूंकि सिंगल पोल पॉसिबल ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक लाइंस जाती हुई कैसे दिखाई देगी? इसीलिए चूंकि सिंगल पोल नहीं होता है, जब भी होता है तो डबल पोल होता है, इसलिए क्लोज लूप बनाती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्सेज। यदि सिंगल पोल होता तो लाइन एक बिंदु से जाती दिखती या आते हुए दिखाई देती, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बट इट इज नॉट सो हियर। तो देयरफॉर व्हाट विल हैपन हियर? तो दिस इज द रॉन्ग, एब्सोल्यूट रॉन्ग, यानी कि जब भी होगा, मैग्नेटिक लाइंस की बात की गई है, तो जब भी होगा वह क्लोज लूप होगा। कभी भी पॉइंट चार्ज की तरह से, इलेक्ट्रिक लाइंस की तरह से मैग्नेटिक लाइन बाहर जाता हुआ दिखाई नहीं देगी। और यहाँ पे कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, तो कभी भी ना मैग्नेटिक लाइंस में आप स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ समाप्त हुई है, नहीं कह सकते। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? क्लियर हो गया? यस, फिजिक्स की धुनाई, P100 फिजिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगले डायग्राम पे, ये नोट कर लिया दोनों लाइनें ना? आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अब अपना चेक रन से, चलो ए वाला हो गया। चलो कोई भी नंबर हो, आ जाओ। चलो पहले यहाँ देख लेते हैं, दिस इज पॉसिबल और नॉट। जल्दी से बोलिए, अपना देखो, चेक करो क्या लिखे हो। ये संभव है कि नहीं? नॉट पॉसिबल। क्यों? अच्छी तरह से जानते हो कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस या दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं क्रॉस कर सकती हैं। क्रॉस करने का नियम दोनों का एक है, कभी भी दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ना दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज क्रॉस करती हैं, न ही दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज क्रॉस करती हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग पॉइंट पर दो टेंजेंट बनेंगे, दो दिशाओं में दो टेंजेंट बनेंगे। और दो टेंजेंट बनेंगे तो एक ही बिंदु पर दो डायरेक्शन आएगा। एक ही मैग्नेटिक फील्ड के एक बिंदु पर, एक मैग्नेटिक फील्ड के एक बिंदु पर दो दिशा मिलेगी, जो कि संभव नहीं। तो देयरफॉर दिस इज रीजन दैट व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। तो दिस ग्राफ इज आल्सो नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली साफ दिख रहा है कि लाइंस क्या हो रही हैं, यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग लाइंस संभव नहीं होती, कहीं भी संभव नहीं होती। और कहाँ नहीं संभव होती, कहाँ नहीं संभव होती हैं यह? तो जैसे दो इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, वैसे दो मैग्नेटिक लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक वैसे ही जैसे दो आइसोथर्मल कर्व एक दूसरे को, थर्मोडायनामिक्स में दो आइसोथर्मल कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में दो स्ट्रीम लाइन फ्लो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती। तो क्या क्या देखा कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं कैंसिल कर सकती, दो मैग्नेटिक लाइंस नहीं कैंसिल कर सकती हैं, दो आइसोथर्मल कर्व नहीं कैंसिल कर सकते हैं, दो आइसोथर्मल सरफेस नहीं कैंसिल कर सकते हैं, और दो स्ट्रीम लाइन फ्लो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। नाउ कम ऑन नेक्स्ट, सी नंबर। तो क्या ये कुछ देखा जाना पहचाना लग रहा है? कहाँ देखा था इसको? कहाँ देखे थे इसको? हाँ, पीछे एपिसोड में। ओके, तो पीछे एपिसोड में देखे थे, टोराइड वाली हेडिंग है, साइक्लोट्रॉन जहाँ पढ़े हुए हो, तो साइक्लोट्रॉन, हाँ वहाँ पे पढ़े हुए, जैसा सॉलिनॉइड पढ़े हुए हो वहाँ पे एक आया रहा होगा टोराइड ना। तो जानते हैं कि व्हाट इज द टोराइड? टोराइड होता ही क्या है? तो इंडलेस सॉलिनॉइड होता है। क्लियर? इंडलेस सॉलिनॉइड, यानी कि कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ समाप्त हुआ वह नहीं होता उसमें। चलो, तो क्या किया है आपने? एक सॉलिनॉइड था, सॉलिनॉइड के दोनों सिरे सॉलिनॉइड को मोड़ दिए हो, मोड़ करके आपस में जोड़ दिए हो, एक पूरा कंप्लीट सर्किल बन गया है, उसी को टोराइड कहते हो।
और वहाँ पर पीछे वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे सॉल्व है, पूरा डायग्राम है, सब कुछ बना हुआ है, वहाँ से देख लो। यहाँ पर क्या है, ओके तो व्हाट इज़ द आंसर नाउ, तो जानते हो कि टोराइड जो जब मोड़ देते हो तो टोराइड के अंदर जो मुड़ा हुआ सर्किल होता है उसके अंदर फील्ड जीरो होती है और बाहर भी फील्ड जीरो होती है। जा करके थोड़ा भी डाउट हो तो पीछे वीडियो देखो जा करके, मैग्नेटिक इफेक्ट वाले किसी पार्ट में होगा। क्लियर? तो देखो, तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ लाइंस नहीं दिखाई गई, इसका मतलब ये हो कि यह इनर रेडियस है, टोराइड का यह इनर रेडियस है। और ये बाहर देख रहे हो ना, बाहर भी कोई एक होगा, नहीं है क्या, तो यहाँ से हटा दो इसको। तो अब देखो, तो ये बाहर का रेडियस मान लो, तो ये स्मॉल आर है और ये बाहर का कैपिटल आर है। ओके बेटा, और अंदर का जो पोर्शन है ये टोराइड के अंदर का पोर्शन हो गया ना। देखो ये टोराइड के अंदर का पोर्शन है, ठीक, ये टोराइड के अंदर का पोर्शन, देखिए ये इतना टोराइड के अंदर का पोर्शन है, ठीक है, ये टोराइड के अंदर का पोर्शन है। तो स्मॉल आर और यहाँ पर कैपिटल आर, ये टोराइड के अंदर का पोर्शन। ओके, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर हियर। अब इसके अंदर तो जानते हो कि टोराइड के अंदर ही केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है, न ही अंदर होती है। तो अंदर भी जीरो है, तो यहाँ भी जीरो दिखाया है, तो कोई फील्ड नहीं है। बाहर भी फील्ड क्या होती है, बी बराबर जीरो होती है। तो टोराइड के केवल अंदर केवल बाहर, इसका मतलब है कि टोराइड है यह, दिस इज करेक्ट। तो यहाँ हम लोग दो ए और बी गलत मिले, सी इज करेक्ट। क्लियर? आ जाओ अगला पॉइंट, क्या और कोई सही मिलता है? अब रहा बात है जी, चलिए हम पहले जी पे चलते हैं। तो ये जी क्या है, जी कोई ऐसी फील्ड कहीं पर दिखी है क्या कि जो इधर से जा भी रही हो उधर से आ भी रही हो, देख रहे हैं कभी ऐसा है? इस तरह की फील्ड कभी मिलती है? तो इस तरह की फील्ड तो कहीं पर मिलने की संभावना फिलहाल नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। ओके, तो हाँ, क्योंकि दोनों में से एक ही रहना है। अब जैसे मान लो इधर से जा रही है उधर से आ रही है, तो जो स्ट्रांगर फील्ड होगी, मान लो यदि फील्ड मिलती भी है कहीं पर हमको, तो दो स्ट्रांगर फील्ड होगी, जो स्ट्रांगर फील्ड होगी वह दूसरे वाले को न्यूट्रलाइज कर देगी। तो डायरेक्शन हमको एक ही मिलना चाहिए रिजल्टेंट, लेकिन यहाँ पर दो डायरेक्शन मिल रहे हैं, इसका मतलब कि दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, दिस आंसर इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक्स कि नॉट पॉसिबल, तो तुम भी लिख दो कि नॉट पॉसिबल। ओके, आ जाओ अब एफ नंबर पे आ जाओ, इज इट पॉसिबल? तो सब कुछ तो सही लग रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो, अरे ये पोल है, ये पोल है तुम्हारा, है ना, देखो ये पोल है और लाइंस दिखाई गई हैं स्ट्रेट, तो पोल से लाइन स्ट्रेट तो जाती ही जाती है, क्यों? एक आध और लाइन चाहो तो दिखा दो, स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? तो सही मारे हो कि नहीं? सही देखो, सही मारे हो कि नहीं इस पर? बोलो जल्दी, हाँ नहीं बोलो, हाँ मारे हो, हाँ बोले हो ना? नो, रॉन्ग रॉन्ग। और कहोगे इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ गए? अरे या तो यह एन एस तो लिखा नहीं है, तो मान लेते हैं हम यहाँ एन मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, तो लिखा नहीं तो सही बात है कि चलो कहीं एन मान सकते हो। और कहीं क्या मान सकते हो, जिधर से लाइन जा रही है, जिधर से निकलती हुई दिख रही है वह स्पेस में आ रही है ना निकल करके, तो वह एन होगा और यह एस होगा, 100% कन्फर्म है। और अंदर लाइन ऐसे निकल के पास होकर के गई होगी, तो अंदर की तो कोई बात नहीं है, हमको तो ये स्पेस में दिखाना देखना था कि वो सही है कि गलत है। तो यहाँ क्या गलती है यार, सब तो सही लग रहा है, यहाँ तो सब सही लग रहा है, यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही? क्या सही है? सही करो कि गलत, जल्दी बोलो। हाँ हमने तो कर दिया है भाई, हाँ बिल्कुल रॉन्ग, एब्सोल्यूट रॉन्ग। व्हाई इट इज तो कीप इन माइंड कि जब भी लाइंस होती हैं तो जब वह कहीं से किसी भी मेटल के अंदर कन्फाइंड होती है, पहली बात तो मेटल के अंदर तो लाइंस होती नहीं है, तो यह स्पेस के अंदर है ना, स्पेस में है ना बेटा, ये एन पोल है और यस पोल है, ये हवा में है, स्पेस में है ना, माध्यम में है यह। क्लियर? तो देखो, तो जो आउटर लाइन होती है, याद करना, जो आउटर लाइन होती है, अब इसकी सिमेट्री तुम एक जगह और देखे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कहाँ बताया हूँ याद करो। यह क्यों गलत हो रहा है, तुम इसका आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चेक कर सकते थे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कैपेसिटर वाले वीडियो में तुमको ये बताया जा चुका है। बोलो जल्दी, कहाँ कहाँ देखे थे इसको? कहीं देखे थे? हाँ चलो, देखे थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और वहाँ पर ये बताओ कि वहाँ पर कहीं पर ऐसा नाम सुना था कि इलेक्ट्रिकल रिंग यूज़ करते हैं, गार्ड रिंग यूज़ करते हैं, गार्ड रिंग नाम सुना था कहीं गार्ड रिंग का? पहली बार सुन रहे हो ना? हाँ, कैपेसिटर चैप्टर में है, कैपेसिटर वाले में क्या था, चलो देखो।
तो कैपेसिटर वाले चैप्टर में देखे थे कि यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है कैपेसिटर में, जानते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ऐसा ही है? प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, क्या ये सही है या कुछ गलत है? कुछ गलत है। क्या गलत है? बस यहाँ गलत है। देखो ये लाइन कभी यहाँ नहीं होगी, जो आउटर लाइन होती है वह हमेशा स्कैटरिंग के कारण बाहर चली जाती है, यानी कि इसके फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण वह कभी भी ऐसा शेप नहीं होता। जो लाइंस होती हैं बाहर वाली, जो लाइंस होंगी, जो आउटर मोस्ट लाइन होगी, आउटर मोस्ट की 2 लाइन 3 लाइन कहीं पर दिखाया गया हो कोई क्वेश्चन हो, तो आउटर मोस्ट 2-3 लाइनें जो होती हैं हमेशा बाहर होती हैं, मीन्स कि वह रिपल्सन के कारण ना और शेप उनका बाहर निकल जाता है। मीन्स कि ऐसे, बात समझा? कम से कम 2 लाइंस ऐसे हो गई होंगी, यहाँ पर भी कम से कम 2 लाइंस ऐसे हो गई होंगी, तो दिस इज द करेक्ट शेप। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग कभी कभी कैपेसिटर को किस लिए यूज़ करते हैं, तो हम लोग कैपेसिटर को यूज़ करते हैं यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तुम तो कहते हो कि क्या कहते हो कि कहीं पर भी हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, तो कहते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज़ करते हो ना। तो क्या उसकी लाइनें 100% होती हैं इस तरह से? ये अब इसको कहोगे ये यूनिफॉर्म है? नो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू भले ही बराबर हो, लेकिन कहोगे डायरेक्शन चेंज हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू भी यहाँ बराबर नहीं होगी। क्लियर? तो क्योंकि स्ट्रेट जब रहेगी तभी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होगी यहाँ पर। तो यह लाइन चूँकि इस डाइवर्ज हो गई है, यानी कि वह स्कैटरिंग हो गई है इसकी, यानी कि दूर चली गई है यहाँ से ना। तो जब दूर चली गई है, इसको अब पैरेलल बनाने के लिए बनाना पड़ेगा ना, तो इसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि ये वहीं रहे अपने जगह पे जहाँ पर चाहिए, या वहीं रहे जहाँ पर चाहिए वहीं रहे, तो यहाँ पर एक रिंग लगाते हो और यहाँ पर भी एक रिंग लगाते हो ना। एक रिंग लगता है कैपेसिटर में, जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ एकदम बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होती है वहाँ पर। और इस रिंग के कहते हो क्या? गॉड रिंग। क्या बोलते हो इसी को? गॉड रिंग। ओके, गॉड रिंग बोलते हो। क्लियर? तो जब भी कभी आपको दिखाई पड़े कि क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप कहेंगे नहीं, कदापि नहीं। क्लियर? तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जस्ट लाइक हियर इज आल्सो the answer is same. What is the cause here? That is cause behind this also here. What should be here? यानी कि ये लाइन कैसे दिखाई गई होती तो सही हो जाता, इस लाइन को थोड़ा ऊपर दिखाना है और इस लाइन को थोड़ी सा नीचे दिखाना है। एक लाइन 2 लाइन कम से कम ना दिखाना है ऐसे, क्योंकि कभी हो ही नहीं सकता है कि जो आउटर मोस्ट लाइन वो 100% हॉरिजॉन्टल हो 2 पोल के बीच में। तो जो आउटर लाइन होती हैं, यह मान लो यानी है या यस है, तो जो आउटर लाइन होगी वह कुछ बाहर होगी। क्यों? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स के कारण लाइन बाहर निकल जाती है। क्लियर? तो दिस वाज रीजन दैट व्हाई दिस फिगर इज रॉन्ग। यदि ऐसे कर दिया जाए तो ये फिगर सही हो जाएगा। और यही माइन्यूट चीज़ें तो पूछी गई हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स धुनाई हो रही है, P100 फिजिक्स, दिस इज द चैनल P100 फिजिक्स, और यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ धुनाई होती है ज़बरदस्त। ओके, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, तो ये डायग्राम आप अच्छी तरह समझ गए। ये जो बचे हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, आप कहोगे कि शायद 2022-23 में आने वाला है। हाँ, पक्का आने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन IIT में आ चुका है। आ जाओ, कम ऑन। तो हाँ, ये भी हो चुका है ना, हटा दो इसको भी। जो बचे हुए हैं अब उनका आंसर देखो जल्दी से। चलो, जो बचे हुए हैं उनका आंसर देखिए। इसका क्या होगा? सोलिनॉइड्स। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? ये तो सब कुछ सही लग रहा है भाई, मार दिए हो ना? हाँ, यस, करेक्ट पे मारे हो कि नहीं? जल्दी बोलो भाई, करेक्ट पे लगा है कि नहीं निशान? यहाँ 100% पक्का करेक्ट पे मारे हो ना? कहीं इधर उधर नहीं मारे हो? करेक्ट पे मारे हो कि नहीं? करेक्ट पे लगा है कि नहीं है? 100% करेक्ट पे मारे हो? करेक्ट। इसे मारे हो ना? रॉन्ग है। यहाँ क्या रॉन्ग कैसे हो गया? ये तो बिल्कुल 100% जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज़ किया जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक वैसे ही सोलिनॉइड यूज़ किया जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। जब कहीं पर
एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना होता है तो हम लोग कैपेसिटर यूज़ करते हैं। कैपेसिटर की हिंदी संधारित्र होती है। और जब हम लोग ये सोलेनॉइड यूज़ करते हैं तो सोलेनॉइड किस लिए यूज़ करते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि इसकी फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक होती है। डीसी करंट फ्लो कराते हैं इसमें। और सॉफ्ट आयरन इसका यूज़ क्या होता है? तो कहीं पर भी जहाँ पर हमको भारी भरकम मैग्नेट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर सिंपल सा नान का डट्टी दफ्ती का जो पेपर का पेपर की लुगदी बना देते हैं उसी का। तो उसी का क्या करते हैं? हल्का सा पाइप बना देते हैं, उसी पर वायर लपेट देते हैं, मैग्नेट बन जाता है। तो दिस इज आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड जस्ट वर्क्स एज द बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट भारी भरकम है ना, मैग्नेटाइट का पत्थर यूज़ करेंगे, बार मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट। और सिंपल सा पाइप बना दिया, नॉन कटिंग पाइप, कापर का वायर लपेट दिया उस पर, उसमें डीसी एक बैटरी लगा दिया, बैटरी का सेल लगा दिया, बैटरी का करंट फ्लो कर दिया, मैग्नेट बन गया। यानी कि सिंपल सा घर बैठे तो 2 मिनट में बना दीजिए। एक सेल चाहिए, बैटरी चाहिए, बस टॉर्च का सेल ले लीजिए, टॉर्च का सेल लगा दीजिए और बन गया ना मैग्नेट, फर्स्ट क्लास मैग्नेट बन गया। और उसमें क्या करिए, उसमें कोई सॉफ्ट आयरन मीन्स लोहे का कोई पीस ले लीजिए, पीस उसमें अंदर उसे डाल दीजिए पाइप के अंदर और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए उसमें, और फिर निकालिए, मैग्नेट बन जाएगा वो। क्लियर? हाँ, तो ओके, कमाल। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? तो ये तो सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है यहाँ पे वही प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम यहाँ पे था कैपेसिटर के अंदर, वही प्रॉब्लम यहाँ पर है। क्या प्रॉब्लम है? कभी ये लाइन ऐसे हो ही नहीं सकती कैपेसिटर के अंदर। जहाँ तक देखिए, इसीलिए देखिए कैसे बनाया गया है। कैपेसिटर के अंदर देखिए, कैपेसिटर के अंदर तो लाइन पैरेलल होती है, लेकिन जानते हैं कि कैपेसिटर से बाहर ज्यों लाइन निकलती है और ज्यों कैपेसिटर के अंदर लाइन जाती है, मीन्स अंदर, देख रहे हैं ना, अंदर, तो यह लाइन्स ऐसे नहीं होती, ये लाइन ऐसे होती है। वही रिपल्सिव फोर्स ना, एक लाइन और रहती तो ऐसे, तो वही रिपल्सिव फोर्स लाइन बाहर ऐसे इस शेप में लाइन होगी। और यहाँ क्या होगी? ऐसे कभी हो ही नहीं सकती बाहर की लाइन पैरेलल स्पेस में ना। कैसे होगी? ये स्ट्रेट, बीच में स्ट्रेट होगी और ये दूर जा रही होगी, ये भी दूर जा रही होगी। मान लीजिए कोई और लाइन रहती है यदि बीच में, तो ऐसे जाती, दिस विल बी द डायरेक्शन। और जब ऐसे होगी वो तब सही है, यानी कि यहाँ पर इंड करेक्शन है। यहाँ पर भी जैसे आर्गन पाइप पढ़ते हो ना इंड करेक्शन, वैसे यहाँ पर भी आर्गन पाइप की जैसा इंड करेक्शन है। यहाँ पर भी पढ़ते हो ना, वहाँ पे आर्गन पाइप में इंड करेक्शन जानते हो ना क्या होता है? हाँ, तो क्या होता है इंड करेक्शन? क्योंकि जब हम लोग पाइप की लंबाई को नापते हैं, चाहे वह क्लोज आर्गन पाइप हो या चाहे वह ओपन आर्गन पाइप हो, तो जब पाइप की लंबाई को हम लोग नापते हैं तो कहाँ से नाप लेते हो? जस्ट माउथ से नाप लेते हो उसको। लेकिन जो वेव का रियल रिफ्लेक्शन होता है वह आर्गन पाइप की कुछ ऊंचाई से होता है ना। तो कुछ ऊंचाई से क्यों होता है? क्योंकि जो एयर मालिक्यूल्स होते हैं वह कभी भी रेस्ट में नहीं रह सकते हैं कि हम वहाँ से, ये फिक्स है वहीं पर रेस्ट में है और वहाँ से पाइप की लंबाई को नाप लें, ऐसा नहीं होता। क्लियर? और हमको उन 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। पाइप से नहीं मतलब होता है, पाइप पर ऊपर कहाँ नोड या एंटी नोड बना हुआ है। तो जो बॉटम में बना हुआ है नोड या एंटी नोड वह, और जो टॉप पर बना हुआ एंटी नोड और वह, उनके बीच की दूरी जब नापते हो तब वो पाइप की लंबाई कहलाती है। पाइप से नहीं मतलब होता है। अब कहीं पर भी यदि होगा तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? जनरली ये करते हैं कि जो बॉटम का पॉइंट होता है और जो टॉप का पॉइंट होता है तो पाइप को ही नाप के बोल देते हैं कि हाँ पाइप की लंबाई ब्रेक। ऐसा नहीं होता। विथ यदि करेक्ट आंसर चाहिए तो इंड करेक्शन लेना होता है। और इंड करेक्शन क्या होता है? इंड करेक्शन 0.6 R क्या करते हो? अब उस लंबाई में, रियल लंबाई में जोड़ देते हो। तो जो इंड ओपन होगा उसी पर होगा। यदि ओपन आर्गन पाइप है तो दोनों इंड पर करेक्शन आएगा, और यदि क्लोज आर्गन पाइप है तो एक ही पर करेक्शन होगा। तो क्या करोगे? लंबाई में 0.6 L है ना, लंबाई है ना, तो 0.6 R जोड़ देते हो उसमें। दोनों इंड पर है तो दोनों पर जोड़ दोगे, ठीक है ना। L + 0.6 R। क्लियर? तो 6 R जोड़ देते हो, इसको बोलते हो क्या? इंड करेक्शन। तो ठीक वैसे ही जैसे वहाँ इंड करेक्शन होता है वैसे ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर स्कैटरिंग है, यानी कि रिपल्सिव फोर्स लाइन से बीच में है। और जब रिपल्सिव फोर्स है तो लाइनें दूर हटेंगी, कभी स्ट्रेट हो ही नहीं सकती, क्लियर? तो this was a reason that why this figure was also wrong. हाँ,
सब लाइन से सही मिलता जा रहा है कि सब गलत मिलता जा रहा है? बोलो जल्दी। लाइन से सब सही मारे थे कि सब गलत होते जा रहे हैं? हाँ, सब सही मारे होंगे, पक्का श्योर मारे होंगे ना, निश्चित मारे होंगे। चलो आ जाओ, ये भी वेव में आएगा, वहाँ पे बताऊंगा आर्गन पाइप्स वगैरह सब कुछ। अभी यहाँ पर बेटा बोर्ड का चल रहा है सब कुछ, सेकेंड ईयर का सारे टॉपिक चल रहे हैं और वह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों चल रहे हैं। हाँ कमान, तो यहाँ पर एनी प्रॉब्लम, यहाँ पर एनी प्रॉब्लम, कौन सा नंबर है ये? ई नंबर है। तो अब देखो ई नंबर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं यहाँ पर भी, कि कुछ है यहाँ भी? है कुछ इफ बट है या बिल्कुल एकदम से फैंटास्टिक सही है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, मेरे बोलने के पहले बोल दो भाई। यहाँ भी कुछ है? हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पर कुछ। नो, ये दो रेक्टेंगल शेप दिखाया गया है, ये दिखाया गया है क्या? ये दिखाया गया है एक बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट दिखाया गया है। ओके, और लाइंस इंटर कर रही हैं तो अवश्य ही ये एस पोल होगा, और यहाँ से लाइन बाहर निकलती है स्पेस में तो अवश्य ही ये एन पोल होगा। क्लियर? और एन पोल और इस पर तो जानते हो कि अर्थ को देखे हो ना, अर्थ का शेप हम लोग बनाए थे, अर्थ मैग्नेटिज्म, अभी जो कल के एपिसोड में था, मीन्स जो पिछले वीडियो में, तो पार्ट 2 में अर्थ का शेप जैसे बनाए थे ना, तो अर्थ के सेंटर पे क्या माने थे हम लोग कि एक काल्पनिक बार मैग्नेट है। तो जो काल्पनिक बार मैग्नेट है उसी का डायग्राम है, देखो ये था ना, बिल्कुल ऐसे ही था ना। ओके, तो दिस इज द करेक्ट, मीन्स कि 5 या 6 डायग्राम आपको दिए गए थे और उसमें से 2 सही थे और बाकी सब गलत थे, तो 2 सही थे। तो ये था वेल डिस्कशन, किसको हम लोग डिस्कस किए? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज कैसे होती हैं। चलिए आ जाइए अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट क्या है? कल हम लोग पढ़े थे पिछले बीच की पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 वीडियो में हम लोग पढ़े हुए हैं मैग्नेटिज्म, पार्ट 2 में पढ़े हुए थे हम लोग अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग देखे थे क्या कि एंगल ऑफ डिप क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है ना, BH क्या है, BV क्या है, लाइंस कैसे जाती हैं, सब कुछ देखा वहाँ पे। उस लाइंस के डिस्कस डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर के हमने यहाँ पर भी लाइन को डिस्कस किया। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आता है क्या ना, तो हेडिंग डाल दीजिए अरोरा बोरियलिस। अरोरा बोरियलिस। तो नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द अरोरा बोरियलिस, ये है ही क्या ना, ये क्या है बेटा? क्लियर? तो जो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, तो अभी बताया आपको कि नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ पर है। तो जो जियोग्राफिकल पोल है यानी कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, जियोग्राफिकल पोल और मैग्नेटिक, दोनों में NCERT का डाटा है 11.3 डिग्री का अंतर है, 11.3 डिग्री का अंतर है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि 11.5 डिग्री का अंतर है। NCERT कहती है कि दोनों पोल्स, ये दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द नॉर्थ, ओके, और अब क्या वेस्ट। तो अब देखो जो आया था जो डिग्री आया था ना यहाँ पर, तो ये है हम लोग का ये नॉर्थ, तो दिस इज द ट्रू नॉर्थ मीन्स जियोग्राफिकल नॉर्थ, एंड दिस इज द अपरेंट नॉर्थ जो मैग्नेट जो कंपास डिग्री शो करता है, तो दिस इज द नॉर्थ। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस एंगल है ना, तो 11.3 डिग्री, ओके, 11.5 डिग्री भी कहीं पे दिया हुआ है, 11.3 डिग्री भी दिया हुआ है। NCERT की डाटा है 11.3 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 11.3 डिग्री दिस एंगल। तो ये कौन सा नॉर्थ है? ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ। और ये कौन सा नॉर्थ है? अपरेंट नॉर्थ। क्लियर? जस्ट ऐसे ही देखो, जस्ट ऐसे ही क्या, हाँ क्या, जस्ट ऐसे ही बेटा, जस्ट ऐसे जब हम लोग देखेंगे साउथ में जब देखा जाए साउथ पोल, तो वहाँ पर भी यही एंगल आएगा, वहाँ पर भी ऐसे ही है। फिलहाल अब हमारा क्वेश्चन ये था कि अरोरा बोरियलिस क्या बेटा, अरोरा बोरियलिस क्या है। तो अब लिख दीजिए कि ये ना ब्यूटीफुल
हाँ मेन पॉइंट लिख लीजिए कि ब्यूटीफुल लाइटिंग इन स्पेस ना, कि ब्यूटीफुल लाइटिंग इन द स्पेस। और कौन कौन सी कलर जनरली मिलते हैं? पिंक कलर, पिंक्स एंड ग्रीन ना। तो ग्रीन और पिंक, तो पिंक कलर और ग्रीन कलर, ये लाइटिंग मिलती है हमको। तो स्पेस में यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो 11 पृथ्वी की में पहले देखा जाए तो ये 11.3 डिग्री एंगल, दैट इज द वेरी लेस एंगल, और कुछ है नहीं। नहीं आप कह सकते हो सीधे सीधे क्या? हाँ, भौगोलिक नॉर्थ ना, मीन्स भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर इवनिंग टाइम में यदि सन की लाइट बहुत ज़्यादा ना हो, तो इवनिंग टाइम में विशेष करके कि जब सन सेटिंग का समय हो, सन छिप रहे हो, यानी कि स्पेस में लाइटिंग थोड़ा कम हो, उस समय पर दिखाई ये देता है कि जैसे लगता है कि वहाँ पर फ्लेयरिंग ना, मीन्स कि आतिशबाजी जैसे लगता है की जा रही हो। तो आतिशबाजी के जैसे शादी वगैरह में जैसे आतिशबाजी होती है, तो वैसे ही उसका कलर्ड ना आतिशबाजी फ्लेयरिंग दिखाई देती है, फ्लेयर्स दिखाई देते हैं ना, चमक दिखाई देती, फ्लैशेस दिखाई देती हैं स्पेस में। उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। सवाल है, और उसी को कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं अरोरा बोरियलिस ना, अरोरा बोरियलिस, उसका नाम बेटा अरोरा बोरियलिस। ब्यूटीफुल लाइटिंग इन द स्पेस, पिंक कलर। अब सवाल है पिंक कलर कौन देता है? क्लियर? तो पिंक कलर देता बेटा ये ग्रीन कलर देता है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स देते बेटा, और पिंक कलर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स देता है। तो मैं कल आयोनोस्फीयर पढ़ा रहा था आपको कि कॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ पढ़ा रहा था। तो उस समय मैं बताया था आपको कि स्पेस में ना आयन कैसे प्रोड्यूस होते हैं, क्या होते हैं, कॉस्मिक रेज क्या होती है। याद आ रहा है सब कुछ? चलिए पीछे का सब याद रखना पड़ेगा सब कुछ, तभी आगे आप समझेंगे बातों को। चलो, तो पिंक कलर एंड ग्रीन कलर, तो यह पिंक कलर और ग्रीन कलर की विशेष करके पिंक और ग्रीन की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है ना, मैक्सिमम यही दो कलर्स दिखाई देते हैं। तो और बाकी इसमें छोटे छोटे हैं तो वह बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज इनका होता है। और इसमें भी मैक्सिमम परसेंटेज जानते हो नाइट्रोजन वाले का होगा, यानी कि पिंक कलर का मैक्सिमम परसेंटेज होगा। क्यों? क्योंकि स्पेस में जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन गैसेस ज़्यादा हैं और ऑक्सीजन कम है, तो जिसके मालिक्यूल्स ज़्यादा होंगे वह कलर ज़्यादा दिखेगा। तो पिंक कलर की मैक्सिमम पिंक कलर होते हैं, और उसके बाद दूसरा नंबर होता है किसका? ग्रीन कलर का। आओ, अब ये होता कैसे? नाउ द पॉइंट दैट हाउ इट प्रोड्यूसेस। चलिए, तो पहली बात यहाँ से डाटा नोट हो गया बेटा, आ जाओ आगे हम बढ़ते हैं। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहीं पर से आपको एम्स में अलग से क्वेश्चन पूछा गया डायग्राम बना करके, ठीक। तो पीछे आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ये पार्ट है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आप ये बातें ना वहाँ पर पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब आ जाइए, यहाँ पे चलना होगा आपको, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अच्छी तरह से समझना होगा। मैं यहाँ पर वहाँ पीछे तो सब पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है तो मैं थोड़ा सा इसे रिवाइज कर देता हूँ। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ दो केस हो सकते हैं। पहला केस, जब बी मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री हो, पहला कैसे हो सकता है। और दूसरा कैसे हो सकता है क्या, कि जब बी एंड वी के बीच का एंगल थीटा ना 0 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, एक ये हो सकता है। जब ये केस होता है, पीछे चूँकि पढ़े हुए हैं, इसमें शॉर्ट में यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, पीछे ऑलरेडी आप ये सब डिस्कस बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर है, उस वीडियो में जाइए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और वहाँ से अच्छी तरह पढ़ लीजिए, ठीक है ना। कमान, हाँ अब याद देखिएगा।
तो जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो पाथ कैसा होता है? तो पाथ इसका कैसा? सर्कुलर होता है ना, सर्कुलर ऐसा पाथ होता है ना। सर्किल बनाइए, थोड़ा अच्छा सर्किल बना दीजिए। सर्कुलर होता है ना बेटा। एंड विच प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स, यू नो दैट विच प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी v, दिस इज द fc। तो fc बराबर क्या है होता है यहाँ पर? fm होता है ना, मीन्स कि fc बराबर क्या होता है? mv स्क्वायर बाई आर, और fc mv स्क्वायर बाई आर होता है fc, और ये बराबर देने वाला कौन है? qvb साइन 90। क्लियर? ये लाइनें याद आ रही होगी सब कुछ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पक्का आना है यहाँ से क्वेश्चन, पीछे जा करके अच्छी तरह से वीडियो को देखिए। रेडियस कितना बना बेटा? ये रेडियस, तो रेडियस का मान पता होगा, आर बराबर एम वी बाई क्या? क्यू वी। याद आया? टाइम पीरियड याद आ रहा होगा, टाइम पीरियड बोल दीजिए, 2 पाई एम अपान क्यू बी। काइनेटिक एनर्जी याद आई होगी। ओके, चलिए सब लिखिए, वहाँ पीछे वीडियो देखिए जाकर। चलिए अब इधर आ जाइए, नंबर 2 की बात करते हैं। जब ये वाला पोर्शन होता है, जब एंगल 0 से ज़्यादा 90 से कम होता है, तब क्या होता है? अब तब उसकी हम यहाँ पे थोड़ा आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है उस समय। चलिए हम एक एग्जांपल लेके यहाँ समझते हैं। सपोज करिए कि यह एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। यह एक चार्ज पार्टिकल है जो कोई एंगल बनाता हुआ जा रहा था। मास m ना, कैसा है? प्लस क्यू, मास m, वेलोसिटी v। इंटर कितने डिग्री पर कर रहा है? फील्ड से देख रहे हैं कितने डिग्री पर इंटर कर रहा है? थीटा। तो 2 कंपोनेंट बने ना, एक ये बना और दूसरा ये बना। अच्छी तरह समझिएगा, पीछे है सब कुछ, फिलहाल यहाँ मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। तो वेलोसिटी v है, तो यहाँ पर क्या है? v cos थीटा। ये क्या बना? v sin थीटा। तो जो v sin थीटा है, और ये क्या था? मैग्नेटिक फील्ड था v। तो जो v sin थीटा है, देखना ध्यान दीजिए, जो v sin थीटा है वह तो मैग्नेटिक फील्ड के 90 पे है ना, 90 पर है ना, 90 पर है ना। दिस इज v cos, दिस इज v sin। मैग्नेटिक फील्ड ये है और ये v sin है, 90 डिग्री पर है दोनों, मैग्नेटिक फील्ड और v sin 90 डिग्री पर। तो v sin थीटा, मैं यहाँ लिखूँ कहीं पे, आ जाओ यहाँ पे। तो v sin थीटा कितने डिग्री पर है? परपेंडिकुलर है किसके? b के, है ना। दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है? 90। रिजल्ट क्या हुआ? तो v sin थीटा की वजह से तो सर्किल बनाया, क्योंकि यहाँ सर्किल बना रहा है यही, तो v sin थीटा की वजह से तो सर्किल बनाया। लेकिन अब बात रही कि v cos का क्या हुआ। तो जानते हो कि अब v cos के कारण कितना फोर्स लग रहा होगा इस पर। अब इस पर कितना फोर्स लग रहा है? वर्टिकल के कारण। तो वर्टिकल के कारण जो फोर्स लग रहा है इस पर, वो कितना हुआ? तो देखिएगा, अब मैं इसको, चलिए ठीक है, थीटा हिला देता हूँ। तो अब इस पर मैं देखूँ कि कितना फोर्स लग रहा है। तो किसके कारण? v sin के। एफ एम इक्वल टू क्यू v sin थीटा, क्यू भी v sin, अब कौन सी साइन? दोनों के बीच वाली जो एंगल होती है वो वाली 90 डिग्री, और ये भी 90 है और वो भी 90 है। बात समझा? तो दिस फोर्स, और ये किसने क्या बना दिया? ये बना दिया सर्कुलर मोशन करा दिया इसने सर्कुलर मोशन करा दिया, ठीक। लेकिन v cos थीटा के कारण क्या हुआ? तो जानते हो कि जो एफएम होता है, अब देखिएगा हम अब v cos थीटा का रोल दिखाने जा रहा हूँ आपको। v cos थीटा का रोल अच्छी तरह से नोट करिए, v cos थीटा। तो v cos थीटा के कारण देखने जा रहा हूँ कि एफएम कितना लगा। तो एफएम बराबर, बोलो जल्दी, क्यू v, किसके कारण? v cos थीटा के, v cos थीटा लिख दिया। तो क्यू भी बी और क्या? साइन थीटा। तो साइन और थीटा कितना है? बी और v के बीच का एंगल होता है, तो वह हो गया साइन 0। तो साइन 0, अब क्या देखा? एफ एम बराबर 0।
यानी कि जो मैग्नेटिक जो वेलोसिटी का पार्ट फील्ड के दिशा में था वहाँ कोई फोर्स नहीं था, Fm बराबर 0 था। और यहाँ पर Fm बराबर क्या दिया, सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड किया। तो और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, चलो आ जाओ। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि यदि कहीं पर F एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होता है ना, जब ये फोर्स ही नहीं है तो डेल्टा P का मान क्या बना, डेल्टा P बाई डेल्टा T का मान क्या बना रहेगा, 0 हो गया ना, चेंज 0 होगा। इसका मीन्स क्या, इन लोग 0 लिख दिया तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि डेल्टा P इक्वल टू 0। ये पोर्शन नोट कर लिए होंगे, हाँ ये 90 वाला ये हो गया होगा, हटा दे। चलो देखो सर्किल बनने वाला कंडीशन नोट कर लिए हैं अच्छी तरह से, फिर पीछे भी पड़े होंगे सब। हाँ आ जाओ, अब देखो तब रिजल्ट क्या आया, तो चेंज डेल्टा P इक्वल टू 0 मीन चेंज इन द लीनियर मोमेंटम इज 0। तो चेंज इन लीनियर ना मोमेंटम इक्वल टू 0, what will happen here? So it implies that the P will be constant. P will be constant means mv equal to constant, mv equal to constant किस डायरेक्शन वाला, x एक्सिस वाला, यानी p x एक्सिस वाला, p y नहीं, p y तो वेरिएबल है, ये वाला जो p y पर है ये इसका मास m है। तो लीनियर मोमेंटम p बराबर कितना हुआ, mv। तो ये एक हुआ px और दूसरा हुआ py। तो px इज वेरिएबल, सॉरी py है बेटा, ये py और ये है px x एक्सिस पर। तो px देखो, तो px py क्या है, py तो py इक्वल टू वेरिएबल है ना, वेरिएबल और किसमें, इन डायरेक्शन, py इज वेरिएबल इन डायरेक्शन, py इज वेरिएबल इन डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड ऑफ द py विल बी कांस्टेंट। क्यों मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा py पर, क्योंकि कभी भी सेंटीमीटर फोर्स कोई काम नहीं करता, वर्क डन बाय द सेंटीमीटर फोर्स इज ऑलवेज 0। तो देयरफॉर py mod of the py will be constant। py vector py means the direction of the py means the linear momentum along y axis variable in direction always, but its magnitude will be constant। Now comes on here, what is happening along the px, यहाँ क्या हो रहा, चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा, px टू mv इक्वल टू कॉन्स्टेंट ना, x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर mv कांस्टेंट मीन्स क्या, px इक्वल टू mv cos थीटा इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स व्हाट हैपन, क्या मिला यहाँ पर कि वह v cos थीटा से जो भी वेलोसिटी थी वह उसी वेलोसिटी से v cos थीटा से स्ट्रेट वैसे ही चलता चला जाएगा, यानी कि x एक्सिस पर वो चलता जाएगा और y एक्सिस पर सर्किल बनती जाएगी। तो x एक्सिस पर चलता जाएगा, y एक्सिस पर सर्किल बनती जाएगी, x पे चलता जाएगा, y पे सर्किल बनती जाएगी, बना दो। ओके तो ये आप पीछे भी पढ़े हुए थे, हमने यहाँ फिर से चूँकि हमको समझाना है यहाँ पर ऑरोरा बोरियोलिस क्या होता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, तो उसके लिए आपको ये टॉपिक याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप वो बातें समझ पाएंगे। तो चलिए फिलहाल फाइनल आंसर हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला, फाइनल आंसर मिला हम लोगों को कि जब कोई चार्ज पार्टिकल अदर देन 90 डिग्री इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वह सर्कुलर मोशन बनाता हुआ कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ता है, किस दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। कम ऑन द पॉइंट, दिस इज द direction of the magnetic field। Let us consider this is the direction of magnetic field। What is happening here? Speed, constant speed, सर्किल बन रहा और आगे बढ़ रहा, बनाइए सर्किल और आगे बढ़ते जाइए, सर्किल बनाइए आगे बढ़ते जाइए। तो पाथ क्या था, ये था ना, प्लस चार्ज पार्टिकल मास m एंड वेलोसिटी वाज v, एंगल वाज देयर, ऑलरेडी हैज बीन डिस्कस्ड ऑल थिंग्स, दिस इज द। तो पाथ कैसा बना बेटा, पाथ मीन्स क्या, ट्रेजेक्ट्री,
पाथ मीन्स ट्रेजेक्ट्री कैसी बनी, पाथ कैसा बना, ट्रेजेक्ट्री कैसी बनी, इसको कहते हैं हेलिक्स। हेलिक्स मीन्स हेलिकल मोशन, हेलिकल मोशन। लीनियर मोमेंटम क्या बना रहा, पी का मान इसमें क्या बना रहा, ओके दैट इज कांस्टेंट। वी कॉस थीटा क्या बना रहा, वी कॉस थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, फील्ड के दिशा में। पक्का, मजा आ गया, ओके। चलो अब जरा देखना बेटा, तो ये था हम लोग की धुनाई P100 फिजिक्स, हो गया। आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं फिर अपने पॉइंट पर। तो आप देख चुके हैं वहाँ पर भी अभी आतिशबाजी चल रही है। कौन सी आतिशबाजी चल रही है, वो पिंक कलर, हाँ, हरा, नारंगी, और ये कलर आतिशबाजी अभी भी चल रही है। हाँ, उसको भूलिए नहीं, टॉपिक वही है तो अभी भी चल, आ जाओ। चलो अब फिर से देखते हैं हम लोग उसी आतिशबाजी के अंदर, चलिए ना, इंजॉय करिए आतिशबाजी का। आइए, अब वो आया कहाँ से और एम्स में पूछा क्या, ओके कम ऑन। अर्थ सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बार बार उन बातों को डिस्कस करेंगे तो ब्लैक बोर्ड फिर बार बार भर जाएगा, ठीक है। तो अब जो हो चुका पीछे उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए फटाफट। चलिए, सब कुछ क्लियर है अर्थ के विषय में, हाँ, कि कुछ फिर बताऊँ तो चलो। तो ये नॉर्थ, दिस इज द साउथ। मैग्नेट कहाँ है तुम्हारा, काल्पनिक मैग्नेट, इमेजिनरी मैग्नेट, ये है तुम्हारे पृथ्वी के अंदर का मैग्नेट, है कि नहीं। चलो ये क्या है, एंड ये क्या है, ये क्या है, एंड इधर है ना बेटा, हाँ, एंड ये क्या है, यस। तो ये बात नहीं भूलना कि तुम्हारा जो काल्पनिक मैग्नेट है, हाइपोथेटिकल मैग्नेट, उसका एंड जियोग्राफिकल साउथ में है और जो नॉर्थ है उधर यस है। चलो अब मैग्नेटिक फील्ड बना दो, इसकी जल्दी जल्दी बनाओ, तो सब पढ़े हुए हो पीछे, हाँ, पार्ट 2 में पढ़े हुए हो। यहाँ जल्दी बना दो, जल्दी जल्दी खींचो, बना दिया, बस 2-4 बना दो समझने के लिए। लाइंस कभी दूसरे को काटती नहीं है, वो डेंस दिखेंगी अंदर, अंदर क्या हो रहे हैं, रिवर्स जा रही हैं, यस से एन जा रही हैं सर ना, यहाँ दिखा देना, 1-2 का क्लियर डायरेक्शन दिखा देना, अंदर कैसे जा रही हैं, ऐसे ना, एस से एन जा रही है अंदर, ठीक। चलो सपोज दिस इज द डायग्राम, ओके। ये अंदर का पोर्शन, अर्थ के अंदर की बात है, ठीक। ये चलिए अब देख रहे हो कि यहाँ कुछ ऐसे जगह हैं, ये पूरा क्लोज लूप देख रहे ना बना हुआ, देखो इधर भी देखो, हाँ इधर क्या है, एन है, लाइंस निकल रही होगी, देखना लाइंस निकल रही होगी बेटा, यहाँ पे सारी लाइंस आ रही हैं, देखिए ऊपर से आ रही हैं। चलो अब इधर देखो, हाँ, तो जानते हो कि यह इक्वेटर है, इक्वेटर, ये क्या है, पोलर रीजन, ये भी पोल, हाँ यस पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, ओके। ये इक्वेटर पे कौन सी फील्ड पाई जाती है, जल्दी बोलो, बी का मान 0 और बी एच बराबर BE क्या, तो BH बराबर इजेक्ट क्या, BE cos 0 1 हो जाएगा बेटा, BE ऐसे लिख दूँ, cos डेल, तो BE cos 0 मीन्स BE क्या, 100% टोटल फील्ड हॉरिजॉन्टल होती है, B भी 0 होती है, यहाँ भी वही बात, B भी 0 और BH 100% BE, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन में ये होगा, यहाँ भी इक्वेटोरियल रीजन में ये होगा, यहाँ पे आ जाओ, पोल पर क्या होगा, पोल पर BH का मान 0 होता है, पूरी की पूरी फील्ड BB बराबर BE होती है, कौन सा रीजन, पोलर रीजन,
यहाँ पे आ जाओ, यहाँ भी वही बात। हाँ, यहाँ पर जल्दी बोलो, यहाँ पे भी वही बात बोल दो ऊपर वाला। तो BH शून्य होता है, पूरा का पूरा फील्ड मैग्नेटिक की पूरी फील्ड मैग्नेटिक वाली ना वर्टिकल हो जाती है। यानी कि मैग्नेट यदि यहाँ पर हम रखेंगे, यदि हम यहाँ पर जाके खड़े हो जाएं, मैग्नेट को हैंग करें, तो मैग्नेट पूरा एकदम वर्टिकल ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो खड़ा हो जाएगा मैग्नेट। ये यस है ना, ये यस है, तो मैग्नेट का कौन सा हिस्सा आएगा नीचे, N। तो यहाँ पर मैग्नेट यदि खड़ा हो जाएगा ऐसे वर्टिकल हो जाएगा मैग्नेट, समझा। और मैग्नेट N ऊपर होगा और यस नीचे होगा। यहाँ भी पूरा का पूरा मैग्नेट देखो रखोगे, यदि हैंग करो फ्री तो खड़ा हो जाएगा। ये यहाँ पे N है, यस नीचे आ जाएगा और N ऊपर होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, बात हो रही थी अरोरा बोरियलिस की, लेकिन जब तक पृथ्वी का पूरा स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तब तक अरोरा बोरियलिस कैसे समझोगे। फिर आई कम ऑन द पॉइंट, व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो अब चलो, इतनी बातें क्लियर है ना। और ये क्या कहोगे, एक कौन सी लाइन है, इक्वेटर लाइन, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। चलो आ जाओ, अब देखो, अब बात हुई कि सन से और जो भी एस्टेरॉयड वगैरह है स्पेस में, इंटरस्टेलर स्पेस, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हमेशा आते रहते हैं। उन्हीं चार्ज पार्टिकल के कारण ना सन के चारों तरफ एक बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है। सन के जितना करीब जाओगे उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक सन की मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओके, तो जो चार्ज पार्टिकल्स वहाँ पर हाई वेलोसिटी से इमिट होते हैं, कहाँ से, सन के सरफेस से। सन के सरफेस से अदर बहुत सारे स्टार हैं, जानते हो कि सन इज ऑल्सो स्टार, तो अदर बहुत सारे स्टार हैं, वहाँ से चार्ज पार्टिकल्स हमेशा इमिट होते हैं स्पेस में, और वह चार्ज पार्टिकल्स सभी पॉसिबल दिशाओं में मूव करते हैं। तो चूंकि पूरा का पूरा स्पेस हमारा ब्रह्मांड ही मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ है, अब जो वहाँ 90 डिग्री पर कर रहा होगा इंटरस्टेलर स्पेस में, चाहे जहाँ भी, अंतरिक्ष में चाहे जहाँ भी, तो जो 90 डिग्री पर कर रहा होगा वह तो वहीं पर सर्किल बना रहा होगा, वो छोड़ ही नहीं सकता वहाँ से, जब तक उसमें कोलिजन वगैरह ना हो, कहीं से कोई डायरेक्शन चेंज हो उसका। लेकिन बहुत सारे ऐसे चार्ज पार्टिकल्स होंगे ना कि जो 90 डिग्री पर नहीं है, यानी कि पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर की बात हो रही, ऊपर की बात हो रही सरफेस से। मैग्नेटिक फील्ड पूरे अंतरिक्ष में, पूरे ब्रह्मांड में है, चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, तमाम स्टार्स हैं। तो जानते हो कि कॉस्मिक रेज कहते हैं कि व्हाट आर द कॉस्मिक रेज। तो आउटर स्पेस से आने वाली चार्ज पार्टिकल्स, हैवी चार्ज पार्टिकल्स comes toward the surface of the earth and these are known as the cosmic rays. Cosmic rays, okay. चूँकि ये कॉस्मिक रेज में न्यूट्रॉन्स भी हैं चार्जलेस, वो तो सीधे इंटर कर जाते हैं स्पेस में, चलते जाते हैं, उसमें कोई फोर्स चार्ज ही नहीं, क्योंकि मान 0 है तो फोर्स नहीं लगता, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका क्या होगा, उन पर तो फोर्स लगता है। अब उन पे फोर्स लगता है तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स वहीं पर स्पेस में ही सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे भी है ना कि जो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी है ना जो क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ से शुरू होती है ना तुम्हारी आतिशबाजी की चीज़ें। अब सपोज करो कि ये हमारा एटमॉस्फेयर था, अब सपोज करो कि ये हमारा एटमॉस्फेयर था, आउटर स्पेस, ये पृथ्वी के चारों तरफ, और ये देख रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी का है ही। अब जितना भी अभी क्या सब बनाते जाओ ना पूरा, हाँ, जितना मन के उतना बनाते जाओ अभी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट तक है। ये फील्ड कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है ये फील्ड। अब देखो तो हुआ क्या कि अब जो चार्ज पार्टिकल्स थे, तो वही चार्ज पार्टिकल्स आए होंगे यहाँ पर, वही चार्ज पार्टिकल्स आए होंगे जो हेलिक्स बनाते हुए आ रहे होंगे। तो हेलिक्स बनाते हुए चार्ज पार्टिकल्स तो आ ही रहे हैं, इधर से भी, इधर से भी ना, चारों दिशाओं से, सभी तरफ से, ऑल फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, और हेलिकल मोशन फॉर्म करते हुए
सब आ रहे हैं। कैसा मोशन? हेलिकल मोशन, क्योंकि साइकिल बनाएंगे तो वहीं रहेंगे, वो आ ही नहीं पाएंगे। तो देखो, तो हेलिकल मोशन बनाते हुए सभी चार्ज पार्टिकल्स देखो इंटर कर रहे हैं ना, पृथ्वी के अंदर इंटर कर रहे हैं। देखो इंटर कर रहे हैं, सब इंटर कर रहे हैं। ओके, क्या पढ़ रहे हो? P100 फिजिक्स। धुनाई वो किसकी हो रही है? अरोरा बोरियोलिस। ओके ना, मिस वो फुलझड़ी कहाँ से आती है, वो आतिशबाजी कैसे होती है? चलो फिलहाल कम ऑन द पॉइंट। अब ये जो ही चार्ज पार्टिकल्स, जानते हो कि जब हेलिक्स बन रहा होता है तो अभी अभी पढ़ाई हो देखे हो कि हेलिक्स जब बन रहा था तो वहाँ पर v cos थीटा का मान क्या था? v cos थीटा वाज कांस्टेंट। यहाँ पर जहाँ भी अब हेलिक्स बना वहाँ पे v cos थीटा का मान कांस्टेंट था ना। तो ठीक जो पार्टिकल आ रहे होंगे आउटर स्पेस से, उनका भी v cos थीटा क्या बना रहा होगा? कांस्टेंट रहा होगा ना। तो v cos थीटा वाज कांस्टेंट। सभी जितना भी बनाए वो सब पे लिखो v cos थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, v cos थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि v cos theta will be some angles, v will be some velocity, and that factor is constant. v cos theta is constant. Now what will happen here? तो these inters means इक्वेटर पे हम देखें, इक्वेटर पे फील्ड हॉरिजॉन्टल है। तो जो भी, अब ज़रा ध्यान देना यहाँ पे, मैं थोड़ा डायग्राम के यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर दूँ आपको समझाने के लिए। तो जो भी चार्ज पार्टिकल्स ना, जो भी चार्ज पार्टिकल्स आ रहे थे इक्वेटोरियल रीजन में, उनका क्या हुआ? तो जो इक्वेटोरियल रीजन में आ रहे थे उनका क्या हुआ? तो उनका तो ये हुआ कि ये अभी थे ये हेलिक्स, अभी वो चार्ज पार्टिकल फंसे थे हेलिक्स में, पाथ में, और जब ये इक्वेटर पर पहुँचे, पृथ्वी के इक्वेटर पर पहुँचे, इक्वेटोरियल रीजन में जब पहुँचे, तब क्या हो गया? तो आउटर स्पेस में, तो अब ये पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में फंस गए। वहाँ से बचे वहाँ से तो हेलिकल मोशन बना करके पृथ्वी पर आना चाह रहे थे, आ गए। हाँ, वहाँ से तो निकल लिए, कहाँ से? इंटर स्टेलर मैग्नेटिक फील्ड से तो निकल लिए, वहाँ से तो निकल लिए, बच गए। हेलिकल बना करके भाग करके पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आए, और यहाँ पर जो इक्वेटर रीजन में आया उसका क्या हुआ? वो फिर पड़ गया यहाँ पर पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड के उससे 90 डिग्री पर पड़ गया, देख रहे हो। अब वहाँ छूट गया था तो यहाँ आकर के अब यह वहीं पर क्या कर दिया? यह सर्कुलर मोशन। तो इक्वेटोरियल रीजन में चार्ज पार्टिकल्स वहीं पर सर्कुलर मोशन करने लगे। मीन्स कि इक्वेटोरियल रीजन में कभी भी चार्ज पार्टिकल पृथ्वी के सरफेस पर नहीं आ सकता है, एटमॉस्फेयर में इन ट्रैप हो गया, और वहीं पर वो ट्रैप होने के बाद वहीं पर क्या कर रहा है? वो सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? सर्कुलर मोशन। कहाँ पर? इक्वेटर, भूमध्य रेखा, इक्वेटर पर। इक्वेटोरियल रीजन में भूमध्य रेखा वाले जो स्थान है वहाँ पर आउटर चार्ज पार्टिकल्स यानी कि कॉस्मिक रेज जो आई पृथ्वी के सतह पे नहीं पहुंच पाई, वो क्या करने लगी? सर्कुलर मोशन। तो लिखो यहाँ पे साफ साफ क्लियर करके लिखो, सर्कुलर मोशन स्टार्ट्स सर्कुलर मोशन। इधर भी क्या हुआ? स्टार्ट्स सर्कुलर मोशन, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन में स्टार्ट सर्कुलर मोशन। हो गया? चलो अब देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ? ओके, मीन्स कि जो इक्वेटर वाला रीजन था ना, जो इक्वेटर वाला रीजन था, तो वहाँ पर क्या बनने लगा वहाँ पर ना? जो कॉस्मिक रेज आई, कॉस्मिक रेज, वे पार्टिकल्स क्या करने लगे? सर्कुलर मोशन। अब एक पार्टिकल तो आया नहीं, पता नहीं, हाँ, अरबों खरबों, तो सब अपना अपना साइकिल बना रहे होंगे, सब अपना साइकिल बना रहे होंगे। इधर भी ऐसे ही सब अपना अपना साइकिल बना रहे होंगे ना, तमाम साइकिल्स बन रही होंगी। अब ये तो बात रही, इधर का क्या हुआ? अब हम चलते हैं कहाँ पर? अब हम चलते हैं पोलर रीजन में। अब समझने हम लोग जाते हैं कि वहाँ क्या हुआ था, जो पोलर रीजन में आए थे उनका क्या हुआ। अभी इक्वेटर पे हम समझ रहे थे। चलिए, डायग्राम सब बन गया होगा आपका, आप अलग अलग बनाते जाइएगा सब कुछ।
चलिए अब इधर आ जाइए, जो पोलर रीजन में गए तो जो चार्ज पार्टिकल वाले पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है और क्या कर रहा था, हेलिक्स बनाता हुआ जा रहा था। देखिए अब फील्ड और इसके वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जा रहा था, v cos थीटा, और फील्ड किधर थी, जस्ट अपोजिट। दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा, 180 डिग्री हो गया। ये ठीक 180 डिग्री इन दोनों के बीच वाला, ये नहीं, ये तो पता ही कहाँ से आ रहा है, उसका थीटा कुछ होगा। यहाँ पर 180 डिग्री हुआ। फोर्स कितना लगा जानते हैं, एफ एम बराबर क्यू वी कॉस थीटा क्यू वी बी साइन 180, और साइन 180 का मान जानते हैं 0 होता है, मीन्स कि एफ एम बराबर 0। मीन्स इक्वेटोरियल रीजन में आने वाले किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स एफ एम का मान 0 होता है। जस्ट बाय द सेम वे इक्वेटोरियल रीजन में आने वाले सभी चार्ज पार्टिकल्स पर लगने वाला फोर्स एफ एम बराबर 0 होता है। एफ एम बराबर 0, सब एफ एम बराबर 0, व्हाट विल हैपन। तो परिणाम ये हुआ कि इन पे कोई फोर्स नहीं लगा, और जब फोर्स लगा नहीं तो जिस वेलोसिटी से आ रहे थे, क्या वेलोसिटी थी इनके पास, क्या थी, v cos थीटा। तो जिस वेलोसिटी से आ रहे थे उसी वेलोसिटी से वैसे ही वह अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर गए। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगा नहीं इस पर। तो मैग्नेटिक फोर्स न लगने के कारण पोलर रीजन में, नॉर्थ एंड साउथ पोल रीजन, यानी कि पोलर रीजन, ध्रुवीय रीजन में जो कॉस्मिक रेज आती हैं, जो आउटर स्पेस, आउटर अंतरिक्ष से जो चार्ज किरणें आती हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स, किरणें नहीं पार्टिकल्स, तो जो चार्ज पार्टिकल्स आते हैं उन पे कोई फोर्स नहीं लगता। परिणाम क्या हुआ कि वो अंदर ना एटमॉस्फेयर में चले आए। क्योंकि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड उनको रोक नहीं पाया, क्योंकि फोर्स 0 था। अब एक जगह नॉर्थ वाले पर क्या था, थीटा बराबर 0 था, तभी फोर्स 0 हो गया, और नीचे साउथ वाले पर 180 डिग्री पे पड़ रहा है, तभी 0 था। तो ना साउथ रीजन में रुके ना नॉर्थ रीजन में रुके, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उन पे 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, नॉर्थ पर वेलोसिटी और बी के बीच का एंगल 0 था, और साउथ रीजन में 180 डिग्री था। पक्का क्या हो रही है, धुनाई किसकी, अरोरा बोरियालिस की। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ क्या होता है, कैसे होता है, और आगे क्या हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ, क्या, क्यों, कैसे। तो जब ये फोर्स लगा नहीं तो इंटर कर गए, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर कर गए। तो जानते हो कि जैसे जैसे ऊपर जाते हो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी घटती जाती है, लेकिन फिर जब अंदर ही आता चला गया, ज़्यादा डेंस, जब जहाँ पर एयर डेंस हो गया, अब वहाँ पर क्या करने लगा, एक फोर्स तो अभी यहाँ है ना पक्का, कौन सा, एयर का फ्रिक्शन। क्या है, ओके, अब आ गया तुम्हारा फ्रिक्शन। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब फ्रिक्शन ना, तो फ्रिक्शन ऑफ एयर, यहाँ पर भी वही बात आ गई, फ्रिक्शन ऑफ एयर। और वो जो चार्ज पार्टिकल था जब स्पेस में हाई फास्ट वेलोसिटी से आ रहा था, हेलिक्स बनाता हुआ आ रहा था, वेरी फास्ट वेलोसिटी से आ रहा था, उसकी v cos थीटा उसकी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी वाज मच हायर, क्योंकि आउटर स्पेस से आ रहा था, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। क्लियर। तो अब हम लोग मैग्नेटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस पर, v cos थीटा कांस्टेंट था मैग्नेटिज्म के कारण, लेकिन ग्रेविटी का तो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन चूंकि बहुत छोटा पार्टिकल मान लो तो बहुत कम प्रभाव पड़ेगा ग्रेविटी का। ग्रेविटी को यदि निगलेक्ट हम कर दें तो उसके पास ऑलरेडी v cos थीटा कांस्टेंट वेलोसिटी मिली हुई है। कहाँ से, जहाँ से शुरुआत हुई वहीं से, जहाँ से चार्ज पार्टिकल पैदा हुआ, प्रोड्यूस हुआ, वहीं से मिला हुआ है ब्रह्मांड में, वो तो आ रहा है। आज जब आ रहा है तो फिर क्या हुआ, तो यहाँ पर एयर का फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के कारण जब यह डेंस एयर में आता है, एटमॉस्फेयर में आता है, वो फ्रिक्शन के कारण जल जाता है ना। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वो उसी एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट लॉस होने लगती है, वह एनर्जी रेडिएट करता है अपनी स्पेस में,
और वही जब जो जलता है, जब एनर्जी लॉस होती है, तो दैट रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ द लाइट, दैट प्रोड्यूसेस लाइट। तो कौन सी लाइट मिली? तो ऑक्सीजन ने क्या दिया? ग्रीन। नाइट्रोजन ने क्या दिया? पिंक। तो पिंक, ग्रीन, पिंक लाइटिंग होती है स्पेस में, पूरी लाइटिंग होती है, जैसे आतिशबाजी हो रही है। एंड दैट आतिशबाजी, दैट फ्लेयरिंग, दैट इज नोन एज व्हाट? अरोरा बोरियलिस। क्लियर? अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन एम्स में क्या पूछा था? एम्स में यहाँ पर एक ऐसे ही डायग्राम बना दिया था पृथ्वी का, 4 पार्ट बना दिया था, 1 2 3 4, और उसमें ऑप्शन दे दिया था कि विच चार्ज पार्टिकल कैन इंटर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो विच पार्टिकल कैन इंटर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ? तो पोलर रीजन में जो भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल पोलर रीजन में होगा, वहाँ और यहाँ 2 पार्टिकल ऐसे थे कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर किए, बाकी 2 पार्टिकल ऐसे थे इक्वेटर रीजन में जो कभी नहीं इंटर कर सकते। अब बाकी रहा बीच का कि इक्वेटर और इनके बीच का क्या होगा? तो इक्वेटर और इनके बीच में भी यही चीज़ें होंगी, लेकिन उतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं होगी जितनी ज़्यादा लाइटिंग यहाँ पर होती है। तो इसमें से कुछ पार्टिकल्स मिक्स प्रभाव होगा, तो कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे? सर्कुलर मोशन करेंगे, और कुछ पार्टिकल्स होंगे वो जो इंटर करेंगे, इंटर कर करके वो जलते रहेंगे वहीं पर, उनकी जो है आतिशबाजी वैसे होती रहेगी। तो मैक्सिमम मीन्स अरोरा बोरियलिस का मैक्सिमम इफेक्ट कहाँ पर होता है? पोलर रीजन। किस पोल पर? नॉर्थ एंड साउथ दोनों पर। क्लियर हो गए? क्या पढ़ रहे थे? ओके, अब यहाँ पे मेरा टॉपिक है। ओके, फिनिश। तो ये था बेटा, खूब अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे ना, कहीं से क्या पूछा जा सकता है, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ना तुम जानते हो ना मैं, इसलिए क्या, क्यों, कैसे, एक एक लाइन अरे बहुत होगा तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मास्टर तो बन जाओगे, पूरी फिजिक्स मुट्ठी में तो हो जाएगी, पूरी नीट, पूरी आईआईटी मुट्ठी में तो हो जाएगी, 1 नंबर का नॉलेज तो डेवलप हो जाएगा कि क्या, क्यों, कैसे, पूरी एनसीईआरटी की बुक से ही मैं ऐसे ही रटवा दूंगा। आप जानते हो कि किताबों से नहीं समझ में बातें आती हैं ना, तो उसको जब मैं बताऊँगा तो तुमको P100 फिजिक्स यदि टॉप करना है तो P100 फिजिक्स कंटिन्यू सारे एपिसोड बड़े मन से बार बार रिवाइज करना है उनको। फिलहाल तो अब हम लोग आज का एपिसोड यहीं पे रोकते हैं, इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं। और अब हमको यहाँ पे देखना था, आगे मैं यदि कंटिन्यू करूँ तो यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर है कि मैं मैग्नेटिक डाइपोल का एनर्जी, वर्क, टाइम पीरियड, ये सब बता चुका हूँ। अब हमको लेना था यहाँ पर क्या, मैग्नेटिक डाइपोल का एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, उनका किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, और फिर अगला पॉइंट क्या, tan A tan B पोजीशन में क्या होता है, और बाकी जो भी आगे टॉपिक बचे हुए हैं ना, कि tan A पोजीशन क्या होता है, tan B पोजीशन क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट कैसे मिलता है ना, न्यूट्रल पॉइंट कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को देखना है। तो tan A tan B पोजीशन लेंगे तो वहाँ पर अपने आप न्यूट्रल पॉइंट आएगा, वहाँ पर मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो मैं फिर मिलता हूँ अभी आपसे मैग्नेटिज्म पार्ट 4 में। क्लियर? तो आज का एपिसोड यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक।